नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े कानून की जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। अक्सर ऐसे मामले देखने में आते हैं जहां बच्चे अपने बुजुर्गों की अनदेखी करते हैं, माँ बाप को संपत्ति से बेदखल कर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, या फिर उन्हें वृद्धाश्रम की चार दीवारी में रहने को मजबूर कर दिया जाता है। दुनिया के कई देशों में सामाजिक सुरक्षा को लेकर कानून है और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए खास प्रावधान भी किए गए हैं। हमारे देश में भी बुजुर्गों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं और वक्त वक्त पर देश के सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्गों की देखभाल को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। घरेलू हिंसा, आपसी मतभेद और संपत्ति विवाद को लेकर अक्सर बुजुर्गों के साथ मारपीट तक की जाती है और जब बात उनके स्वास्थ्य की देखभाल और खाने पीने की होती है तो उनके साथ बेहद बुरा सलूक होता है। देश में बढ़ते इसी तरह के मामलों से निपटने और बुजुर्गों को उनका हक दिलाने के लिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के तहत बुजुर्गों के कई अधिकार हैं। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राम नरेश यादव जी। यादव जी आपको वरिष्ठ नागरिक अधिनियम से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका वरिष्ठ कानून से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमसे फोन करके जान सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो वरिष्ठ नागरिकों के हक से जुड़ी कानूनी जानकारी अगर आपको जाननी है कि क्या कुछ बुजुर्गों के हक होते हैं, हमारे कानून में क्या कुछ सुविधाएं दी गई हैं बुजुर्गों को, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, क्योंकि बुजुर्ग हम इन दिनों देख रहे हैं काफी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। जो उनके बच्चे होते हैं कई बार उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उनके साथ मारने पीटने के भी कई मामले सामने आए हैं, साथ ही उन्हें वृद्धाश्रम भी छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह के कई ऐसे मामले हैं, ऐसे मसले हैं जो आए दिन हम देखते हैं अपने देश में। आसपास इस तरह की घटनाएं आमतौर पर हमें देखने को मिल जाती हैं। उसी के मद्देनजर कानून में भी कई ऐसी सुविधाएं बुजुर्गों के लिए दी गई हैं। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे अधिवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में, और साथ ही अगर आप भी इस बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर हमारा आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। और इस वक्त हमारे अधिवक्ता राम नरेश यादव जी भी जुड़ चुके हैं। राम नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या वरिष्ठ नागरिक कानून रूप से अपने वयस्क बच्चों या रिश्तेदारों से भरण पोषण प्राप्त करने की मांग कर सकते हैं? इसकी क्या कुछ प्रक्रिया होती है? क्या मदद की कोई अधिकतम राशि भी है? भारत सरकार ने मेंटेनेंस और वेलफेयर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जो आया है उसके तहत भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं। उसमें जो राशि की अधिकतम व्यवस्था है वो 10,000 रुपए पर मंथ है। लेकिन उसके अलावा भी 125 CRPC में हम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जा सकते हैं और भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी ये प्रावधान है कि हम मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। जी जी। एक कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त राम नरेश जी जुड़ चुके हैं। लकी हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुके हैं। लकी, अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या कहेंगे? लकी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लग रहा है फिलहाल अभी। जी जी लकी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, हम आपको सुन सकते हैं। सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। मेरा नाम जगदीश है, लकी नहीं, जगदीश, जयपुर। जगदीश, कहिए, सवाल पूछिए अपना। जगदीश, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ और मेरा केस हाईकोर्ट में चल रहा है। मेरा हाईकोर्ट में केस चल रहा है जी, और ये काफी टाइम से चल रहा है। हाउ लॉन्ग इट विल गो ऑन? इट इज मोर देन 12 years old केस। जी जी, 10 साल के ऊपर हो गया आपका केस हाईकोर्ट में चल रहा है। क्या केस क्या है आपका? इट इज रिलेटेड टू सर्विस मैटर। विच मैटर? किस मामले की बात कर रहे हैं आप? सर्विस मैटर। जी, तो राम नरेश जी, क्या आप इनको जवाब देना चाहेंगे इस पर? जी,
कोई भी सीनियर सिटीजन से रिलेटेड केस, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, सरकार ने ये प्रावधान कर रखा है, हमारी कोर्ट ने भी ये प्रोविजन अपने रूल्स के अंदर लिखा है कि सीनियर सिटीजन एक एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, ये बताते हुए कि वो सीनियर सिटीजन है और उनका केस की अर्ली हेयरिंग हो सकती है। वो एक एप्लीकेशन लगाएंगे अर्ली हेयरिंग की, ये बताते हुए कि वो एक सीनियर सिटीजन है, उनका केस प्रायोरिटी पर लिया जाएगा। जी जी, तो आप एक एप्लीकेशन लगाइए सीनियर सिटीजन की और प्रायोरिटी पर आपका केस यहाँ पर लिया जाएगा और उम्मीद है आपको इस चीज से जरूर फायदा पहुंचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम नरेश जी, अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि वरिष्ठ नागरिक या माता पिता दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के प्रावधान के तहत भी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय में भरण पोषण का आवेदन पेश कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। अगर माता पिता अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है तो वो एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। उसमें 60 दिन का जो प्रोविजन दिया गया है कि उस एप्लीकेशन को डिस्पोज करना होता है। अगर बच्चा यानी कि जो पेरेंट्स को नहीं दे पाते हैं भरण पोषण, तो उनको 1 साल की 1 महीने की कारावास हो सकती है और ये कारावास तब तक रहेगी जब तक कि मेंटेनेंस अमाउंट वो कोर्ट में जमा नहीं कर देते। जी जी, राम नरेश जी, हम अक्सर देखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा या फिर उन्हें घर से निकाल दिया जाता है और एक गंभीर अपराध है ये। इसकी शिकायत अगर बुजुर्ग करें तो वो कहाँ करें और इसके लिए क्या कुछ सजा का प्रावधान दिया गया है? हेल्पलाइन नंबर है 14567। इस हेल्पलाइन नंबर पे हम शिकायत कर सकते हैं। पुलिस में भी शिकायत कर सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, बुजुर्ग के बच्चे हैं, वो उनका मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। जी, तो जी। ये भी कर सकते हैं। और मेंटेनेंस के लिए ट्रिब्यूनल गठित हुए हैं पूरे देश के अंदर, हर जिले में ट्रिब्यूनल हैं, उसमें भी हम अपना मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। जी जी, तो जो बुजुर्ग माता पिता होते हैं या फिर वरिष्ठ नागरिक होते हैं, उनसे मारपीट के भी कई मामले सामने आते हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है? जी, उसमें ये जो एक्ट है मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, इसके अंदर प्रावधान दिया गया है कि हम अपनी जब शिकायत करेंगे, अगर कोई भी बच्चा पेरेंट्स को घर से निकाल देता है या उनको बीच रास्ते छोड़ देते हैं, तो इसके अंदर प्रावधान है और 3 महीने की सजा जो उस एक्ट के अंदर दे रखी है। अगर ऐसा कोई करता हुआ दोषी पाया गया तो 3 महीने की सजा होगी और 5,000 रुपए का जुर्माना, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर बुजुर्गों के लिए मुहैया कराई गई हैं कानून की तरफ से। बिल्कुल, तो वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए भी हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है। वो किस तरह की हेल्पलाइन है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। जी, इस हेल्पलाइन में कोई भी बुजुर्ग के साथ मारपीट करते हैं या कोई पड़ोसी भी अगर कोई छेड़छाड़ करते हैं या उनको तंग परेशान करते हैं, तो बुजुर्ग व्यक्ति इस हेल्पलाइन के तहत, जो कि मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, नंबर 14567, इस हेल्पलाइन पे कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति ये शिकायत कर सकते हैं या कोई भी गाइडेंस उनको चाहिए होती है सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत, कोई उनको मेडिकल इमरजेंसी है या कोई भी डे टू डे बेसिस पे उनकी कोई भी समस्या आती है, किसी चीज से वो जूझ रहे होते हैं, किसी परेशानी से, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने जी ये सुविधा दी गई है कि उस हेल्पलाइन से वो कांटेक्ट करें और सहायता ले सकें। जी जी, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुकी है इस वक्त, प्रज्ञा जुड़ गई है। प्रज्ञा, अपना सवाल पूछ सकती हैं, क्या जानना चाहेंगे? हेलो जी प्रज्ञा, सवाल पूछिए अपना। हाँ, प्रज्ञा, अपने टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। 18 साल के हुए, वो 498 केस 2008 में हुआ था जी। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं। प्रज्ञा, आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, फिर हमसे बात करिए। वॉल्यूम बंद करना। हाँ, हेलो जी प्रज्ञा, कहिए। वो 498 केस हुआ था 2008 में। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, कहिए। हाँ, 2008 में वो 498 केस हुआ था। वो उनको जेल हो गई, लेकिन हमको कुछ भी नहीं देते, वो चले गए। एक बेटी है, हमको दोनों को कुछ भी नहीं देते, चले गए। फिर उनका एड्रेस भी आज 13 साल हो गए, उनका एड्रेस भी नहीं है हमारे पास। उन्होंने पता सब, ये उनका वो रिश्ता था। जी, कुछ भी नहीं दिया हमको, कुछ नहीं। उनका घर सब था,
ससुर जी को रेलवे में जॉब था, जी जी लेकिन हमको कुछ नहीं है बोल के उन्होंने ऐसा लायर लोगों को बता के हम कुछ नहीं दे सकते बोल के वो चले गए। जी उन्होंने फोन नंबर वो भी सब ये कर दिए, अब कहाँ भी मालूम नहीं है। जी देखिए जी हमको चलिए कुछ ठीक है। भी राम नहीं नरेश जी, देके आप क्या चले गए। इनको सलाह देना चाहेंगे ऐसे में जो स्थिति जी, फिलहाल 498 का केस जो एक फौजदारी का केस होता है, क्रिमिनल केस है, तो इससे इसका कोई मतलब नहीं है। उनको जो सजा मिलनी थी वो मिल चुकी है। अगर इनको प्रॉपर्टी क्लेम करनी है तो इनको सेपरेट केस फाइल करना पड़ेगा, जी जो कि ये प्रॉपर्टी क्लेम करने का केस होगा। 498A का केस का प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। ये एक क्रिमिनल केस है और उनको सजा मिल चुकी है। राम नरेश जी, अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, जब वरिष्ठ नागरिक इस शर्त पर अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारी के नाम कर चुका है कि उसकी आर्थिक और शारीरिक जरूरतों को पूरा करेगा और संपत्ति का उत्तराधिकारी ऐसा नहीं करता है, तो क्या माता पिता या कोई अगर वरिष्ठ नागरिक है अपनी संपत्ति वापस ले सकता है? इसकी क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है? जी, कोई भी वरिष्ठ नागरिक गिफ्ट डीड कर देता है अपने बच्चे के नाम, लेकिन बच्चा उनका भरण पोषण पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, तो कानून के अंदर ये प्रावधान है कि उस प्रॉपर्टी को वापस लिया जाए। ये दिल्ली में भी अमेंडमेंट किया था सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत 2019 में, जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स को भरण पोषण नहीं करता है और उनको गिफ्ट डीड कर दी गई है, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन लगाए, उसमें कहें कि मेरा बच्चा मेरा देखभाल नहीं कर रहा है और मैंने ऐसे प्रॉपर्टी उनके नाम की थी, वो वापस ली जाए। तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो भी इसमें आड़े नहीं आता है, क्योंकि ये एक स्पेशल प्रोविजन है सीनियर सिटीजन की देखभाल के लिए, उनकी जरूरतों के मद्देनजर। ये भारत सरकार ने 2007 में सीनियर सिटीजन एक्ट लेके आए थे। तो इस प्रक्रिया के तहत वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। जी। और अगर बच्चा जाता भी है, सब वो सिविल कोर्ट में जाते हैं इंजेक्शन के लिए कि जी मेरा इसमें ऐसे ऐसे मेरे माता पिता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगाई है, तो इस पे रोक लगा दी जाए। तो इस एक्ट के अंदर ये भी प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 27 के अंदर, जिसमें सिविल कोर्ट को भी ये कहा गया है कि कोई भी आप इंजेक्शन नहीं देंगे अगर कोई भी बच्चा सीनियर सिटीजन की देखभाल नहीं करता है और सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेते हैं। तो ये बहुत ही जो है कारगर एक्ट है जो सीनियर सिटीजन के फेवर में है, और सेक्शन 27 बिल्कुल ही उस जुरिस्डिक्शन को सिविल कोर्ट की को बार कर देता है, यानी कि रोक देता है। कोई भी किसी तरह का कोई स्टे नहीं होगा इसमें। जी जी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक वरिष्ठ नागरिक के अपने घर में रहने के अधिकार को बरकरार रखा है और कहा है कि उनके बेटे और बेटी को बेदखल किया जा सकता है क्योंकि वे ज्यादा से ज्यादा संपत्ति में रहने वाले लाइसेंसधारी ही हैं। इसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे, ये जो फैसला लिया गया है? जी जी, कलकत्ता हाई कोर्ट ने रामपदा बतख वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल के नाम से एक केस था, जिसमें ये फैसला दिया गया कि बच्चे सिर्फ दे आर मेयर लाइसेंसी इन द प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन। तो वो केवल लाइसेंसी है और वो कोई भी हक ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं हमें तो प्रॉपर्टी में रहना ही है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का उसके अंदर जिक्र किया गया है, उसमें जो पुत्र वधू थी उसने कहा कि नहीं आप मुझे बेघर नहीं कर सकते, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन दिया गया है कि कोई भी औरत को घर से पति या कोई भी निकाल नहीं सकता है। लेकिन इस एक्ट के तहत, सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत, वो एक एक्सेप्शन है इसका, और सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी से उनको बेदखल कर सकता है और वो तभी तक रह सकते हैं तब तक सीनियर सिटीजन की मर्जी है कि वो उनको घर में रखे। ये उनका राइट नहीं है। जी जी। राम रमेश जी, अगर रख रखाव का दावा करने वाले दादा दादी या माता पिता हैं और उनके बच्चे या पोता पोती अभी नाबालिग हैं, तो वो अपने रिश्तेदार जो उनकी मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी होगा पर भी क्या दावा कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे विस्तार से। आप रिपीट कर सकते हैं एक बार सवाल? जी जी, मैं आपको ये जानना चाह रहे थे हम कि जैसे रख रखाव में दावा जो करते हैं दादा दादी हैं या माता पिता हैं और उनके बच्चे या फिर जो पोता पोती होते हैं वो नाबालिग हैं अगर, तो वो अपने रिश्तेदार जो कि उनकी मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी होंगे उस पर भी दावा कर सकते हैं क्या?
जी बिल्कुल कर सकते हैं इस पर दावा। इसमें भी प्रोविजन दिया गया है कि इसमें स्पष्ट प्रोविजन है कि अगर मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं, कोई भी जो उत्तराधिकारी बनेगा उसके अंदर और वो मेंटेनेंस करने में सक्षम नहीं है, तो वो दावा कर सकते हैं कि मेंटेनेंस पूरा दिया जाए और उनकी देखभाल की जाए। जी जी। तो हर जिले में हम देखते हैं कि बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम की भी सुविधा होती है, अक्सर हर जिले में ये चीज देखी जाती है। तो क्या कानूनी व्यवस्था भी इसको लेकर होती है, क्या कुछ उसमें कहा गया है? जी हेलो। जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको नरेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, इसमें ये सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत ये प्रोविजन है कि हर जिले में एक ओल्ड एज होम होगा जिसमें 150 बेड की कैपेसिटी एटलीस्ट होनी चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था कि और सभी जिलों को, सभी स्टेट गवर्नमेंट को कहा था कि आप रिपोर्ट सबमिट करें कि सभी जिलों में 150 बेड की व्यवस्था है या नहीं है। जी जी जी। एक कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, कुलचंद। सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। कुलचंद, क्या जानना चाहेंगे? हमारा जमीन, हमारे पिताजी के आज की 30 एकड़ जमीन था। तो खंडवा से बुरहानपुर 35 किलोमीटर है जी। तो तनवंत सिंह कीर करके है, पहले मुख्यमंत्री बता रहे थे, वो हमको मालूम नहीं, वो मुख्यमंत्री रह चुके, बहुत बड़े आदमी है वो। तो आज से 15 साल पहले से हमारी जमीन उनको दिया हुआ था, तो उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली है, उनके नाम पे हो गई है। उसमें 10 एकड़ जमीन 2.5 लाख में सौदा हुआ था, 50,000 हमको दिया है उसने। और ना तो पैसा मिला है और जमीन उनके नाम पे सड़ गई है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर? जी, क्या सलाह देंगे राम नरेश जी? आज के मुद्दे से जुड़ा ये सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन्हें राय दे सकते हैं अपनी। इसमें आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत सिविल कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपने पैसा दे रखा है और एग्रीमेंट के तहत आपने कहा होगा कि इतने समय में ये इसमें सेल डीड होनी चाहिए। अगर वो नहीं हुई है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में के तहत, आप सिविल कोर्ट में जाएं और अपने नाम ये सेल डीड करवाएं। जी जी, चलिए ठीक है कुलचंद जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ेंगे। राम नरेश जी, अस्पतालों में चिकित्सा के लिए बुजुर्ग मरीजों के लिए क्या कुछ प्रावधान है, उन्हें क्या कुछ सुविधा मिलती है? जी, ये जो भी हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी प्रोविजन मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत ही ये सब प्रोविजन दिया गया है। इसका सेक्शन 20 हमें ये कहता है कि प्रोविजन फॉर मेडिकल केयर ऑफ सीनियर सिटीजन। तो इसके अंदर जो प्रावधान किया उसमें एक विशेष लाइन सीनियर सिटीजन के लिए होगी जो कि बाकी लोगों से अलग होगी। उसमें कोई भी उनकी ट्रीटमेंट, जैसे कोई भी क्रॉनिक, टर्मिनल, डीजेनरेटिव डिजीज है, उसके लिए सभी हॉस्पिटल, सरकारी, अर्ध सरकारी, जिसमें सरकार ग्रांट देती है, उसमें ये सब प्रोविजन होने मैंडेटरी है। और एक फैसिलिटी है जेरियाट्रिक पेशेंट, यानी कि ओल्ड एज रिलेटेड डिजीज की जो भी शिकायत होती है उसमें एक अलग से डिपार्टमेंट हर सरकारी और अर्ध सरकारी अस्पताल में खोलना मैंडेटरी है। ये सेक्शन 20 कहता है, जो मेडिकल सपोर्ट फॉर सीनियर सिटीजन। जी जी। राम नरेश जी, जब शिकायत की जाती है वरिष्ठ नागरिकों के जरिए और उसके बाद जांच के बाद दोषी पाए जाने पर क्या कुछ सजा का प्रावधान ऐसे में दिया गया है? जी, कोई भी अगर कोई शिकायत मिलती है, सीनियर सिटीजन करते हैं, तो उसमें 3 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है और 5,000 रुपए फाइन, या वो दोनों भी हो सकते हैं। जी जी। ऐसा सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत ये प्रावधान दिया गया है। जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राम नरेश यादव जी। बहुत अहम जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को वरिष्ठ नागरिकों के कानून से जुड़ी हुई। उम्मीद है उन्हें इस चीज का भरपूर फायदा मिला होगा। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।